हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो डाउट्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले जैसे कि लेट अस सी, जैसे कि सपोज एक ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एंगल क्या है थीटा। अब सपोज इसके कंपोनेंट बनाने हैं, इसके अलावा और इसके अलावा, तो ये इस पे गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ए cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा सिंपल ए sin थीटा। अब सपोज ये वेक्टर ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन हमारे एक्सिस ये ना हो करके एक्सिस क्या है ये और ये है, ठीक है। देखो ये दोनों 90 डिग्री है ना आपस में, तो एक एक्सिस ये है। अब ये एंगल क्या हो गया फाई, तो ये क्या हो जाएगा ए cos फाई और ए sin फाई। तो इसके कंपोनेंट्स हम किसी भी दो एक्सिस के अलॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है, चाहे ये एक्सिस ऐसे हो चाहे ये एक्सिस ऐसे हो, बस वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पहले क्या कह रहा है कि i प्लस जे और i माइनस जे आप निकालो, ठीक है। तो पहले तो आप सिंपल आप क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या है x एक्सिस और ये हमारा क्या है y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर i और ये क्या हो जाएगा वेक्टर j, ठीक है। और ये वेक्टर j है तो ये नीचे का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस का वेक्टर j और ये क्या हो जाएगा माइनस का वेक्टर i, ठीक। अब i प्लस j क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड प्लस j का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू cos a और b के बीच में एंगल कितना है 90, है ना। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ j स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो अब i प्लस j का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है √2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही i माइनस j का भी क्या आएगा i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर प्लस 2ij cos वो भी 90 आएगा, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब cos 90 की वैल्यू फिर से क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये भी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आपका i प्लस j कितना आया है √2 और मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस j भी कितना आया है √2। अब i प्लस j जो ये आया है, ठीक है, तो वेक्टर i प्लस वेक्टर j की डायरेक्शन निकाल लो। वेक्टर i प्लस वेक्टर j क्या होगा tan phi j बाय i, j का मैग्नीट्यूड कितना है 1 बाय y, तो tan phi कितना हो गया 1, तो phi इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या वेक्टर हो गया वेक्टर i प्लस वेक्टर j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, ठीक है। फिर से देख लो हमें i प्लस j निकालना था, तो वेक्टर i प्लस j क्या होगा tan i बाय 1 बाय 1, तो tan 45 हो गया, क्योंकि tan phi कितना हो गया 1 हो गया, तो इससे भी 45 और इससे भी 45 ही आ जाएगा क्योंकि ये 90 है, ठीक। और i प्लस j क्या हो जाएगा i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर प्लस 2ij cos 90, cos 90 तो 0 हो गया, तो ये खत्म। i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 √2, ऐसे i माइनस j भी √2 आ जाएगा। तो i माइनस j आपका कैसा आएगा वेक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा वेक्टर i माइनस वेक्टर j, ये हमारा वेक्टर i माइनस वेक्टर j आ जाएगा। इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है √2 है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स हमें मिल गए। अब वो क्या बोल रहे हैं एक वेक्टर है 2i प्लस 3j। फिर से देख लो एक बार, i और j हमें x y एक्सिस दे रखे हैं, i प्लस j हमने निकाल लिया, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसे i माइनस j भी क्या आएगा ये भी 45 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब i प्लस j और i माइनस j के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है।
अब आई एम इरेजिंग दिस। अब एक और वेक्टर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है वेक्टर 2i + 3j। एक वेक्टर है हमारा, एक वेक्टर है हमारा, क्या सपोज उस वेक्टर को a मान लो, वेक्टर a इक्वल टू क्या है 2i + 3j। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a निकाल लो, क्या हो जाएगा वही 4 + 9, तो क्या हो जाएगा √13। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना हो जाएगा √13, a² + b², क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो सिंपल, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या ले लेते हैं √a² + b²। तो यहाँ पे 2i का स्क्वायर + 3j का स्क्वायर, अब i² 1 j² भी 1, तो 4 + 9 क्या हो गया वेक्टर a हो गया √13। ठीक, अब इसका एंगल निकाल लो, तो आपका क्या होता है tan phi = y/x 3/2, तो tan phi = 1.5। तो अब जब आप लॉग बुक देखोगे तो आपके यहाँ पे phi कितना आ जाएगा लगभग 56.5 डिग्री आ जाएगा। phi हमारा क्या आ जाएगा 56.3 के लगभग आ जाएगा, 56.3 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा phi आ जाएगा। ठीक है, 3 ले लो या 5 ले लो, आपका ये phi आ जाएगा। तो अब यही चीज आई एम मेकिंग इट अगेन, सपोज ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर है वो ये है, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर a, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर a। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर a। ठीक है, और वेक्टर a ये एंगल कितना आ गया आपका 56.3 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना है हमारा √13। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके कंपोनेंट इस और इस वेक्टर के अलोंग निकालने हैं, i + j और i - j के अलोंग इसके कंपोनेंट निकालने हैं। अब x देखो वेक्टर इसका कंपोनेंट x के अलोंग कितना होगा, क्या होगा √13 cos 56.3, और y के अलावा कितना होगा √13 sin 56.3, है ना, यही तो होंगे कंपोनेंट। इसके अलावा क्या होगा √13 cos 56.3, और y के अलावा क्या होगा √13 sin 56.3। अब लेकिन हमें जो कंपोनेंट्स निकालने इस और इस वेक्टर के अलावा निकालने, तो ये वेक्टर उठा के हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ये आपका क्या है i + j है। ठीक है, तो ये वेक्टर आपका ये आया वेक्टर a। ठीक, और ये पूरा एंगल कितना है 56.3। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट्स आप निकाल लें अगर आपको, तो चाहे तो आप इससे एंगल निकाल लो, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 56.3 - 45। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 56.3 और ये 45 है, तो 56.3 - 45, तो 56.3 - 45 तो कितना हो गया 0 1, कितना हो गया आपका 11.3 डिग्री। कितना हो गया ये एंगल आपका 11.3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप इसके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, एक बार इस एक्सिस पे और एक बार इस एक्सिस पे, सिंपल। तो आपका क्या है, अब आप ऐसे ले लो, ये आपका क्या हो गया i - j, और ये हमारा क्या हो गया i + j। तो i + j से कितना एंगल बन रहा है इसका, ये आपका एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है 11.3। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे कैसे होंगे, अब हमारे जो कंपोनेंट होंगे क्या होंगे इसके, एक ऐसे आ जाएगा क्या 11 क्या, और इस ये जो वेक्टर है ये i + j है। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना था √13, तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट जाएगा √13 cos 11.3, क्योंकि थीटा इस पे गिर रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा √13 sin 11.3, ये हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा √13 cos 11.3, और इस पे क्या हो जाएगा √13 sin 11.3, क्योंकि थीटा आपका इस पे गिर रहा है, क्योंकि जो हमारा एंगल आया था 56.3 आया था, तो i + j से कितना हो गया 56.3 में से 45 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारा 11.3 बचा।
तो ये एंगल इसके साथ 11.3 है, i प्लस जे हमने ऐसे ले लिया तो आपका i माइनस जे ये हो गया। 11.3 इससे आ रहा है तो ये क्या हो गया cos 11.3 और ये क्या हो जाएगा फिर sin 11.3 क्योंकि ये है तो इस तरफ आएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो माइनस का sin 11.3 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए। ओके, तो क्या cos 11 रूट 13 cos 11.3 और माइनस रूट 13 sin 11.3 ये हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। Now we will move on to question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी आर्बिट्ररी मोशन है, आर्बिट्ररी मोशन मतलब कैसा भी मोशन हो सकता है। ठीक है, जब आर्बिट्ररी मोशन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो पहला जो हमें दे रखा है जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, क्या एवरेज वेलोसिटी की क्या v1 r1 v2 r2 by 1/2, तो वो क्या होगी फॉल्स। आर्बिट्ररी मोशन में एवरेज वेलोसिटी आप ऐसे नहीं निकालेंगे, उल्टा आपकी वेलोसिटी क्या होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। तो इसका मतलब b वाला आपका क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि देखिए r2 r1 चेंज इन पोजीशन और टाइम टेकन। ठीक है, तो b वाला हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। फिर c वाले में क्या दे रखा है v v0 80, v u 80 इक्वेशन ऑफ मोशन तो है बट वो तभी यूज होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, बट यहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब d वाला देखिए, d वाले में भी हमें क्या दे रखी है वही इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से s ut plus half at स्क्वायर वाली टाइप से। तो यहाँ भी आपका ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर e में आपको जो दे रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 स्केलर क्वांटिटीज के बारे में कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं कि जो आपके स्केलर क्वांटिटीज है वो हमेशा कंजर्व होती है, नहीं कंजर्व होती है बट जैसे कि आप अभी आप पढ़ोगे दो टाइप के आपके कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी क्या कर देता है लॉस कर देता है, क्या कर देता है लॉस कर देता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है बट वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी क्या कर देता है लॉस कर देता है, इसीलिए पहला वाला क्या हो गया फॉल्स हो गया। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी गलत है। देखो टेम्परेचर आपकी ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसे आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो, +3 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस स्केलर क्वांटिटी है लेकिन नेगेटिव में हो सकती है। ठीक है, फिर आपकी क्या है कि जो आपकी सी वाला क्या कह रहा है कि पाथ लेंथ जो है आपकी सी वाला भी हमारा क्या आएगा फॉल्स आएगा, उसका एग्जांपल सिंपल पाथ लेंथ। डी वाला क्या है आपका कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये भी गलत है, वेरी करती रहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि अर्थ है, अभी आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी वेरी होती रहेगी, और अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो ये वाला भी क्या है फॉल्स है। फिर ई वाला क्या है कि कि आप कोई भी चीज को स्केलर क्वांटिटी को कहीं भी से भी देखो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी वही आएगी, तो ये क्या है ट्रू है। क्या है आपका ट्रू। जैसे आप मास मेजर कर रहे हो, आप क्या मेजर कर रहे हो मास मेजर कर रहे हो, तो कहीं से भी देखो, इधर से देखो उधर से देखो, मास उसका वही आएगा,
पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो आप कहीं से भी देखो ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। और आपकी स्केलर क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं होती है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, इसलिए ये भी क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि पाथ लेंथ की भी यूनिट होती है। देखो जनरली जो यूनिटलेस क्वांटिटीज होती है ना, वो एक्चुअली में रेशियोज होते हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी जो होती है वो बेसिकली रेशियो होती है, उसको हम एज अ क्वांटिटी कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स जस्ट अ रेशियो। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अच्छा फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक आपका एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो फ्लाई कर रहा है किस हाइट पे, 3400 की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। कितनी हाइट पे, 3400 की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, मीटर्स पे। अच्छा अभी सपोज एरोप्लेन यहाँ पे है और 10 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे था और यहाँ से जब वो यहाँ पहुंचा, तो ये जो टोटल एंगल आया उसका वो कितना आया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये एंगल आप क्या मान लो, 15 मान लो, ये वाला एंगल, ये हो गया ए बी सी, इतना, ये पूरा 30 डिग्री, ये सेंटर मान लो, ठीक है। तो ये आपका एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपका 10 15 क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये x हो गया, तो टोटल 12, 10 15 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन में 3400, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3400 इंटू 10 15, 3400 इंटू 10 15, ठीक है। अब आपकी यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, x है। अब 10 15 की वैल्यू कितनी होती है, 3400 इंटू 0.267, तो टोटल डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा आपका 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3400 इंटू 0.267, ये आपका आ गया ए बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है, 2 इंटू 3400 इंटू 0.267 अपॉन में 10 सेकेंड्स लगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 340 इंटू 0.267 मीटर पर सेकेंड, ये हमने ऐसे कर लिया। अच्छा एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट माना था, यहाँ पे यहाँ कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, तो ये एंगल 15 डिग्री और ये एंगल 15 डिग्री, तो टोटल 30 डिग्री हो गया। तो ये हमने निकाल लिया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो x की वैल्यू निकल गई, उसका डबल कर दिया, 2x हो गया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बस आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि हमने ये 3400 है, हमने माना है एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से जब आप यहाँ पे आए एयरक्राफ्ट, तो ये हमारा एंगल, ठीक है। तो ये अब एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये x हो गया, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन में 3400, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3400 इंटू tan 30, ठीक है। अब क्योंकि x ही डिस्टेंस हो गई, तो आपका स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3400 इंटू tan 30 अपॉन में 10, तो स्पीड यहाँ पे कितनी आ जाएगी 340 इंटू 10 30, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड 340 इंटू 10 30 आएगी और यहाँ पे स्पीड ये आपकी आएगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 182 कुछ आएगी मीटर पर सेकेंड और इस वाले कॉन्सेप्ट से 196 आएगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बाकी आप दोनों में से कोई भी मेथड लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 22 नहीं 22 23 24 और 25 हो गए लास्ट के क्वेश्चन, तो आई गेस अब आपके सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर मोशन इन अ प्लेन।